हेलो बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं करारोपण में न्याय की समस्या, जस्टिस इन टैक्सेशन, कि करारोपण में किस तरह से न्याय को लाया जाए। न्याय का मतलब कि करारोपण या कर किस तरह से लगाए जाए जिससे कि उसका भार सभी व्यक्तियों पर समान रूप से वितरित हो जाए। आज इसको लेंगे हम कि किस तरह से सरकार को कौन से नियमों के तहत टैक्स लगाने चाहिए या करारोपण के संबंध में कौन कौन से ऐसे नियम बनाए अभी तक अर्थशास्त्रियों ने जो उसमें न्याय या समानता को दर्शाते। अब हम लेते हैं कि करारोपण का मतलब, करारोपण में न्याय की समस्या का मतलब क्या है, क्या अर्थ है इसका। क्योंकि हम जानते हैं कि जब सरकार कर लगाती है तो उससे लोगों को या नागरिकों को त्याग करना पड़ता है। त्याग क्या करना पड़ता है कि कर के रूप में जब टैक्स लगता है तो कर के रूप में आय का कुछ भाग सरकार के पास चला जाता है, जिससे उनको अपनी आय के कुछ भाग का त्याग करना पड़ता है। जिस आय को वो उपभोग पर खर्च कर सकते थे वो आय उन्हें सरकार को देनी पड़ती है। तो इसलिए उस उपभोग का त्याग जो करना पड़ता है, इसलिए कहते हैं करारोपण जब सरकार करती है तो इससे त्याग या कष्ट होता है, व्यक्ति को त्याग या कष्ट होता है। तो इसको इस तरह से तो अर्थशास्त्री कहते हैं कि यदि सरकार इसको सही ढंग से इस टैक्स का जो बर्डन है, कर का भार है, यदि इसका वितरण न्यायपूर्ण नहीं करेगी तो इससे सामूहिक त्याग ज्यादा होगा और इससे क्या होगा, नागरिकों में विद्रोह की भावना जागृत हो सकती है। जैसे कि श्रीमती उर्सुला हिक्स ने कहा कि फ्रांस और रोम में तो क्रांति का प्रमुख कारण ही जो था वो करारोपण में अन्यायपूर्ण था कि करारोपण जो था, वहाँ की जो कर की जो प्रणाली थी या जो कर का सिस्टम था वो अन्यायपूर्ण था। इसके कारण से लोगों में विद्रोह हुआ और उसमें वहाँ पर क्रांति हुई। तो शास्त्री क्या कहते हैं कि अर्थव्यवस्था को यदि सही ढंग से अपन को संचालन करना है तो ऐसी स्थिति में कि वहाँ पर शांति और सुरक्षा बनी रहे और लोग विद्रोह ना करें, सरकार को आय भी पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होती रहे, तो कर का न्यायपूर्ण वितरण होना चाहिए। न्यायपूर्ण वितरण के मैंने कि सभी व्यक्तियों पर कर का भार समान रूप से वितरित होना चाहिए। मतलब जिसकी आय कम है उस पर कम कर लगाया जाए, जिसकी आय ज्यादा है उस पर ज्यादा कर लगाया जाए। तो इसके संबंध में अर्थशास्त्रियों ने काफी सारे सिद्धांत दिए हैं, जिसमें से हम कुछ सिद्धांतों को लेते हैं। जिसमें पहला है वित्तीय सिद्धांत या फाइनेंशियल थ्योरी, सेवा लागत सिद्धांत, कॉस्ट ऑफ सर्विस थ्योरी, लाभ का सिद्धांत या बेनिफिट थ्योरी कहते हैं इसको, आय का सिद्धांत या इनकम थ्योरी, और कर देय योग्यता का सिद्धांत या एबिलिटी टू पे थ्योरी। इन 5 सिद्धांतों के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें से लाभ का सिद्धांत और कर देय योग्यता का सिद्धांत हम बाद में और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब सबसे पहले लेते हैं हम वित्तीय सिद्धांत या फाइनेंशियल थ्योरी। वित्तीय सिद्धांत जो है, इसका मुख्य उद्देश्य जो होता है सरकार का अधिक से अधिक आय प्राप्त करना। वित्तीय सिद्धांत क्या कहता है कि इस सिद्धांत के अनुसार सरकार का मुख्य उद्देश्य क्या है, ज्यादा से ज्यादा आय कैसे प्राप्त की जाए और कर का लोग कम से कम विरोध करें। मतलब सरकार का उद्देश्य है कि आय तो ज्यादा से ज्यादा प्राप्त होनी चाहिए, लेकिन लोग उन करों का विरोध कम से कम करें। इस तरह का हमें कर लगाना है। इस संबंध में प्रोफेसर कॉल्बर्ट का तो कहना है कि बतख के पंख इस प्रकार से निकाले जाएं कि वे कम से कम शोर हो जाए, मतलब लोगों को कष्ट भी हो और वो उसका विरोध भी ना करें। तो इसलिए ये सिद्धांत क्या कहता है कि एक तरफ लोगों को, उन लोगों पर ज्यादा कर लगे जो विरोध करने की, जिनमें शक्ति नहीं है, जो विरोध नहीं कर सकते हैं। तो ये सिद्धांत क्या कहता है कि उसका उद्देश्य तो क्या है सरकार का, अधिक से अधिक आय प्राप्त करना। अधिक से अधिक आय प्राप्त कब होगी, जब टैक्स ज्यादा होगा। और सरकार ये भी चाहती है कि यदि टैक्स ज्यादा है तो लोग उसका विरोध भी ना करें। तो इसलिए अर्थशास्त्री कहते हैं कि ये सिद्धांत जो है अव्यवहारिक भी है और अनुचित भी है। और इस सिद्धांत के कारण क्या होता है, इसमें क्या है, कर भार के वितरण की समस्या नहीं है, बल्कि करों से सरकार कैसे अधिकतम आय प्राप्त की जाए कि लोग इसका विरोध ना करें, ये है इस सिद्धांत की जो समस्या है। ये समस्या जो है, ये सिद्धांत क्या कहता है, समस्या कर भार के वितरण की नहीं है, बल्कि समस्या ये है कि सरकार को कैसे ज्यादा से ज्यादा आय प्राप्त हो और लोग इसका विरोध भी ना करें। तो इस सिद्धांत के कुछ दोष लिए अर्थशास्त्र ने, जैसे सबसे पहला है, इस सिद्धांत के अनुसार कर का भार उन व्यक्तियों को वहन करना पड़ेगा जिनमें विरोध करने की शक्ति नहीं है। मतलब ये एक असंगत सिद्धांत माना जाता है, क्योंकि ये सिद्धांत क्या कहते हैं कि कर से सरकार को आय तो मैक्सिमम हो और लोग उसका विरोध ना करें।
एक सीमा के बाद यदि सरकार कर को बढ़ाती है तो लोग उसका विरोध करते हैं। तो ये सिद्धांत की आलोचक क्या कहते हैं कि इस सिद्धांत के अनुसार यदि कर लगाए गए तो उन व्यक्तियों पर इसका बोझ ज्यादा पड़ेगा जिनमें विरोध करने की शक्ति नहीं है, जो इनका विरोध नहीं कर सकते हैं। दूसरा कि प्रजातांत्रिक समाज यदि है, डेमोक्रेसी है सोसाइटी में, तो ये संभव ही नहीं है, क्योंकि उसमें किसी भी अन्याय का लोग विरोध करते हैं। और ये कहते हैं कि वर्तमान समय में क्योंकि प्रत्येक राज्य जो है कल्याणकारी राज्य की स्थापना कर चुका है, प्रत्येक राज्य का उद्देश्य क्या है या सरकार का उद्देश्य क्या है, समाज का अधिक से अधिक कल्याण करना। तो अधिक से अधिक कल्याण करने के लिए सरकार को अनेक सार्वजनिक योजनाओं को पर अपना खर्चा करना पड़ता है, लेकिन इसके बदले में सरकार टैक्स उनसे नहीं वसूल कर सकती, क्योंकि वो सेवाएं जो है वो जो सामाजिक सेवाएं जो है वो उन लोगों को दी जाती है जो निर्धन या गरीब होते हैं, तो उनसे टैक्स लेने का तो सवाल ही नहीं होता है। इसलिए अर्थशास्त्री कहते हैं कि ये सिद्धांत बहुत ज्यादा अव्यवहारिक है और ना ही ये उचित है, मतलब और असंगत और है। अब लेते हैं दूसरा सिद्धांत, सेवा लागत सिद्धांत या कॉस्ट ऑफ सर्विस थ्योरी। जैसा कि इसके नाम से ही है कि ये सिद्धांत क्या कहता है कि जो सेवा दी है उसकी लागत जो है वो सरकार को वसूल करनी चाहिए, जो व्यक्ति उसका उपभोग कर रहा है उससे उसकी लागत को वसूल करना चाहिए। अब सरकार जो है अनेक प्रकार की सार्वजनिक सेवाएं लोगों को प्रदान करती है, और उसके बदले में ये सिद्धांत कहता है कि जो भी सार्वजनिक सेवा सरकार ने लोगों को या नागरिकों को या समाज को उपलब्ध करवाई है उसकी लागत उसको उन्हीं नागरिकों से वसूल करनी चाहिए। तो इस सिद्धांत के अनुसार राज्य के द्वारा व्यक्तियों को दी जाने वाली सेवा के बदले में सेवा की लागत के अनुसार कर दिए जाने चाहिए। मतलब उस सेवा, जो भी सेवा उसने सार्वजनिक सेवा का इसका उपयोग किया है, चाहे परिवहन है, चाहे संचार है, चाहे बिजली है, चाहे पानी है, जिस भी सेवा का व्यक्ति ने उपभोग किया है उसकी लागत के अनुसार उसको कर देना चाहिए, जिससे कि सरकार उसकी लागत को वहां से वसूल कर सके। सेवा लागत के सिद्धांत की व्याख्या करते हुए डाल्टन ने लिखा है, सेवा लागत का सिद्धांत डाक सेवाओं, विद्युत आपूर्ति आदि पर लागू किया जा सकता है। इसी तरह परिवहन, संचार, इन पर भी लागू किया जा सकता है। इन सेवाओं की कीमत इस सिद्धांत के आधार पर निर्धारित की जा सकती है। इस सिद्धांत को सैद्धांतिक रूप से उपयुक्त माना जाता है परंतु व्यवहारिक नहीं है। सेवा की लागत का जो सिद्धांत है जो ये कहता है कि सरकार जो भी सार्वजनिक सेवाएं नागरिकों को उपलब्ध कराए, चाहे डाक सेवा है, विद्युत आपूर्ति है, परिवहन है, निःशुल्क शिक्षा है, स्वास्थ्य है, जल आपूर्ति है, या निःशुल्क या कम सस्ती दरों पर मकानों को उपलब्ध करने की जो सेवा है, सर्विस है, उसके बदले में सरकार को क्या करना होगा, उन व्यक्तियों से उसकी लागत का वसूल करना होगा। तो इसलिए ये कहते हैं कि ये सिद्धांत वैसे तो उपयुक्त है, सैद्धांतिक दृष्टि से तो उपयुक्त है कि सरकार क्योंकि आय प्राप्त करेगी तभी तो उसको खर्च करेगी, सार्वजनिक व्यय कहाँ से होगा, जब तक सरकार के पास सार्वजनिक आय नहीं होगी वो सार्वजनिक व्यय नहीं कर सकती है। तो इस सिद्धांत के अनुसार सरकार यदि जिसको वो सर्विस और जिस व्यक्ति को उसको उस लाभ दिया गया है उस सार्वजनिक सेवा का, उसको भुगतान करने में कठिनाई नहीं होनी चाहिए क्योंकि उसके बदले उसको सेवा मिली है। तो ये कहते हैं ये सिद्धांत सैद्धांतिक रूप से तो उपयुक्त है परंतु इसमें कई प्रकार के दोष हैं, इसको व्यवहार में लागू हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इस संदर्भ में टेलर ने कहा कि विशेष सेवाओं के संदर्भ में सिद्धांत को लागू कर सकते हैं। प्रोफेसर टेलर क्या कहते हैं कि सभी सार्वजनिक सेवाओं के संदर्भ में हम इस सिद्धांत को लागू नहीं कर सकते, लेकिन कुछ विशेष सेवाओं के संदर्भ में इसको हम शामिल कर सकते हैं जिनका लाभ जो है कुछ ही व्यक्ति उठाते हैं। दूसरा इन्होंने कहा कि ये कर की परिभाषा के विपरीत है। कर क्या कहता है? कर कहता है, कर की परिभाषा क्या है कि कर एक अनिवार्य अंशदान है जो व्यक्ति के द्वारा सरकार को भुगतान किया जाता है बिना किसी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लाभ की आशा में। मतलब कर क्या है? एक अनिवार्य अंशदान है और उसके बदले में करदाता जो है सरकार से किसी लाभ की उम्मीद नहीं कर सकता कि उसके बदले में यदि उसने कर का भुगतान किया है तो सरकार उसको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कोई भी लाभ दे, ऐसी उम्मीद नहीं कर सकता। जबकि ये सेवा का लागत सिद्धांत क्या कहता है कि यदि व्यक्ति ने सेवा का लाभ लिया है तो उसकी लागत का उसे भुगतान कर के रूप में भुगतान करना होगा। जबकि कर क्या कहते हैं कि यदि कर देना है तो कर तो एक अनिवार्य अंशदान, उसके बदले में कोई लाभ मिले या ना मिले। तीसरा,
वर्तमान समय में कल्याणकारी राज्य में सरकार को निर्धन वर्ग के लिए कुछ वस्तुओं सेवाओं का वितरण करना होता है, जिसके बदले में उनसे कर वसूल नहीं किया जा सकता। ये वर्तमान में क्या है, समाज कल्याण की या कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए सरकार को अनेक सार्वजनिक योजनाएं चलानी पड़ती हैं। उन सार्वजनिक से योजनाओं में कुछ वस्तुओं और सेवाओं सरकार जो है निर्धन वर्ग को प्रदान करती है। अब निर्धन वर्ग को इसीलिए प्रदान करती है कि उनके पास साधन नहीं है उनको खरीदने के लिए। तो आलोचक क्या कहते हैं कि उन व्यक्तियों से उसके बदले में कर वसूल नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनके पास कर देने की क्षमता है ही नहीं, उनके पास आय ही नहीं है इतनी कि वो कर दें। और सरकार का उद्देश्य ही ये है कि उस निर्धन वर्ग को किस प्रकार से वस्तुएं सेवाएं प्रदान करके उसके जीवन स्तर को या उसके रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाया जाए, जिससे वो क्या करे, उसकी उत्पादकता बढ़े, उसका स्वास्थ्य अच्छा हो, शिक्षित हो, उसकी उत्पादकता या कार्यकुशलता बढ़े। कार्यकुशलता बढ़ेगी तो वो ज्यादा काम करेगा, ज्यादा काम करेगा तो उसकी आय ज्यादा होगी। मतलब उद्देश्य ही सरकार का ये होता है। परंतु यदि सरकार उसके बदले में उनसे कर वसूलने लग जाए जो उनके पास है ही नहीं, ये संभव नहीं है। इसी तरह उन्होंने कहा कि शांति और सुरक्षा से संबंधित जो सेवाओं हैं उन पर इस सिद्धांत को लागू नहीं किया जा सकता। शांति और सुरक्षा एक ऐसी सार्वजनिक वस्तु है या सार्वजनिक सेवा है जो सामूहिक रूप से उपभोग की जाती है। उसमें से किस व्यक्ति ने कितना उपभोग किया उस सेवा का, इसकी गणना करना बहुत कठिन है, क्योंकि ये सारी सेवाएं तो यदि शांति है देश में तो सभी लोग सामूहिक रूप से उपभोग कर रहे हैं, सुरक्षा है तो सामूहिक रूप से सुरक्षित है। तो ऐसी स्थिति में इन शांति और सुरक्षा से संबंधित जो सेवाएं हैं उन पर इस सिद्धांत को, सेवा लागत सिद्धांत को हम लागू नहीं कर सकते हैं। इस संदर्भ में प्रोफेसर डाल्टन का कहना है कि सेवा की लागत का सिद्धांत कितना ही न्यायपूर्ण क्यों न हो, परंतु ये व्यवहारिक नहीं है। शास्त्री क्या कहते हैं कि चूंकि ये सिद्धांत है तो व्यवहारिक, मतलब सैद्धांतिक रूप से तो ये न्यायपूर्ण है। न्यायपूर्ण कैसे है, क्योंकि इसमें क्या बताया गया है कि जो व्यक्ति सार्वजनिक सेवा का उपभोग करे उससे सरकार उसकी लागत को वसूल करे, तो है तो न्यायपूर्ण। लेकिन इसको डाल्टन कहते हैं कि व्यवहार में हम लागू नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें काफी सारी ऐसी कमियां हैं, जैसे कर की परिभाषा के विपरीत है, या कल्याणकारी राज्य में सरकार जो है निर्धन वर्ग को सुविधाएं प्रदान करती है तो उनसे कर वसूलने का सवाल ही नहीं उठता है। और शांति और सुरक्षा से संबंधित ऐसी सेवाएं हैं जिनका उपभोग जो है सामूहिक रूप से करते हैं, तो इसकी गणना कैसे की जाए कि प्रत्येक व्यक्ति ने अलग अलग रूप से उसका कैसे उपभोग किया है। तो इस तरह से अर्थशास्त्री कहते हैं कि सिद्धांत जो है तो न्यायपूर्ण, करों में न्याय को बताता है, लेकिन ये सिद्धांत जो है व्यवहारिक नहीं है, इसको व्यवहार में हम लागू नहीं कर सकते हैं। अब हम लेते हैं लाभ का सिद्धांत। ये सिद्धांत क्या कहता है कि कर की दर उस लाभ के बराबर होनी चाहिए जो कि कोई व्यक्ति सार्वजनिक सेवा का उपभोग करके प्राप्त करता है। ये भी सेवा की लागत के सिद्धांत की तरह ही है कि यदि किसी व्यक्ति ने सार्वजनिक सेवाओं का लाभ प्राप्त किया है तो उसे उस लाभ के अनुपात में कर देना चाहिए, आय के अनुपात में नहीं। सार्वजनिक सेवा से जो उसे लाभ प्राप्त हुआ है, हो सकता है किसी व्यक्ति को ज्यादा लाभ प्राप्त हुआ हो, किसी को कम लाभ प्राप्त हुआ हो। जैसे सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूल में हो सकता है कि कुछ व्यक्ति अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं तो उसका लाभ उसको प्राप्त नहीं हुआ। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में बहुत से व्यक्ति नहीं जाते तो उनको उसका लाभ प्राप्त नहीं हुआ, बहुत से व्यक्ति जाते उनको लाभ प्राप्त होता है। तो ऐसी स्थिति में ये कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक सेवा के उपभोग से जो लाभ प्राप्त होता है उसके अनुपात में सरकार को उस पर कर लगाना चाहिए। तो इस सिद्धांत के अनुसार कर की दर उस लाभ की राशि के बराबर होनी चाहिए जो व्यक्ति को राज्य से मिलता है। राज्य से कैसे मिलेगा लाभ, कि राज्य या तो वस्तुएं प्रदान करेगा, सेवाएं प्रदान करेगा, और जब व्यक्ति उनका उपभोग करता है तो उसके बदले उसको लाभ मिलता है। जिस व्यक्ति को जितना लाभ मिलता है ये सिद्धांत कहता है उसको उसी के बराबर कर देना चाहिए। सार्वजनिक सेवाओं से कुछ व्यक्तियों को अधिक लाभ मिलते हैं, कुछ को कम, कुछ को बिल्कुल प्राप्त नहीं होते। ऐसी स्थिति में करों का निर्धारण लोगों को मिलने वाले लाभ के आधार पर होना चाहिए। ये सिद्धांत क्या कहता है कि जैसे सेवा की लागत का सिद्धांत क्या कहता था कि जो व्यक्ति सार्वजनिक सेवाओं का उपभोग कर रहा है उसी व्यक्ति से उसकी लागत को वसूल करना चाहिए। इसी तरह लाभ का सिद्धांत भी क्या कहता है कि जो व्यक्ति सार्वजनिक सेवाओं का उपभोग जितनी मात्रा में करता है, कोई कम करता है, कोई ज्यादा करता है, कोई बिल्कुल नहीं करता है, तो उसी अनुपात में उन पर टैक्स लगना चाहिए। परंतु इस सिद्धांत में भी आलोचक कहते हैं कि काफी सारी कमियां हैं। कौन सी,
कि लाभ के सिद्धांत द्वारा वितरण में समानता नहीं लाई जा सकती, जबकि कर का उद्देश्य वितरण की असमानता को दूर करना है। आलोचक क्या कहते हैं कि करारोपण जो है उसका उद्देश्य केवल सार्वजनिक आय को प्राप्त करना ही नहीं है। मतलब कर जो है सार्वजनिक आय का एक मुख्य सोर्स ही नहीं है। इसके अलावा करारोपण का एक उद्देश्य जो है वो सरकार का ये है कि करारोपण के माध्यम से आय और धन के वितरण में असमानता को कम किया जा सके। इसके लिए सरकार जो है प्रगतिशील करारोपण का सहारा लेती है, जिसमें धनी व्यक्तियों पर ज्यादा कर लगाती है और गरीबों पर कम कर लगाती है, और धनी व्यक्तियों से आय को प्राप्त करके निर्धन व्यक्तियों पर उसको खर्च कर देती है। तो इस तरह से करारोपण का जो एक उद्देश्य है कि इसकी सहायता से सरकार आय और धन के वितरण में असमानता को कम कर सकती है। यदि हम लाभ के सिद्धांत को लागू कर दें कर लगाने में कि जिसको जितना लाभ मिला है उसको उसी अनुपात में कर देना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि सार्वजनिक सेवाओं का लाभ यदि धनी व्यक्ति कम लेता है तो उसे कम कर देना पड़ेगा, गरीब व्यक्ति उसका लाभ ज्यादा लेता है तो उसे ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। तो इससे आय और धन के वितरण की जो असमानता है और ज्यादा बढ़ जाएगी, इसमें कमी नहीं आएगी। दूसरा, ये सिद्धांत कर की प्रकृति के विपरीत है, जैसे कि हमने पहले वाले लिया सेवा लागत सिद्धांत में कि कर की प्रकृति क्या है कि कर एक अनिवार्य अंशदान है, और इसमें जैसे का तैसा मतलब अदले का बदला कि लाभ की मतलब इस कर के बदले में कोई लाभ मिलेगा, ऐसी कोई इसकी प्रकृति नहीं है कि कर अनिवार्य अंशदान है और देने वाला कर का भुगतान करने वाला इसके बदले में कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लाभ की आशा नहीं कर सकता। तो ये सिद्धांत जो है, ये सिद्धांत क्या कहता है कि यदि कर देता है तो उसके बदले में उसको लाभ होना चाहिए, लाभ के आधार पर सरकार को कर लगाना चाहिए, जिसको लाभ नहीं मिल रहा उसको कर नहीं देना चाहिए। जबकि कर की प्रकृति क्या कहती है कि ये एक अनिवार्य अंशदान है, प्रत्येक व्यक्ति को अनिवार्य रूप से इसका भुगतान करना पड़ेगा, उसके बदले में चाहे लाभ प्राप्त हो चाहे ना हो। सार्वजनिक व्यय करते समय व्यक्ति को प्राप्त होने वाले लाभ को मापा नहीं जा सकता, ऐसी स्थिति में कर का निर्धारण कठिन हो जाता है, इसलिए सिद्धांत के आधार पर कर का निर्धारण नहीं किया जा सकता। अब सार्वजनिक व्यय करते समय यदि व्यक्ति को जो लाभ प्राप्त हुआ है, लाभ जो है एक मानसिक मतलब मनोवैज्ञानिक अवधारणा है कि व्यक्ति को कितना लाभ प्राप्त हुआ, इसकी गणना नहीं कर सकते हम, कम हुआ ज्यादा हुआ इस वस्तु से, मतलब हम तुलना कर सकते हैं कि इस वस्तु से ज्यादा लाभ प्राप्त हुआ, इस वस्तु से कम लाभ प्राप्त हुआ, लेकिन एग्जैक्ट उसको फिगर्स में नहीं बता सकते, नंबर में नहीं बता सकते कि मुझे 10 के बराबर लाभ प्राप्त हुआ, 20 के बराबर लाभ प्राप्त हुआ या 30 के बराबर। तो ये कहते हैं आलोचक कि क्योंकि इस सिद्धांत में हम व्यक्ति को कितना लाभ प्राप्त हुआ इसकी गणना नहीं कर सकते, इसको माप नहीं सकते हैं, इसलिए फिर कैसे टैक्स लगाएं। सार्वजनिक सेवाओं के जब लाभ एक व्यक्ति को कितना प्राप्त हुआ, किसको कितना प्राप्त हुआ, इसकी जानकारी हमारे पास नहीं है, तो हम उसके आधार पर कर भी लगा नहीं सकते हैं, करों का निर्धारण करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगला है कि सरकार प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जो भी कार्य करती है उन कार्यों का उद्देश्य निर्धनों को सहायता पहुंचाना है। अर्थशास्त्री क्या मान के चलते हैं कि सरकार के द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं, क्योंकि हम कह रहे हैं कि वर्तमान समय में सभी जो सरकारें हैं वो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना चाहती हैं, मतलब समाज का अधिक से अधिक कल्याण करना उनका प्रमुख उद्देश्य होता है, लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना उनका प्रमुख उद्देश्य होता है, आय और धन के वितरण की असमानता को कम करना उनका उद्देश्य होता है। इसके लिए सरकार क्या करती है, जितनी भी योजनाएं शुरू करती है, अधिकतम योजनाओं का लाभ जो होता है चाहे प्रत्यक्ष रूप से मिले चाहे अप्रत्यक्ष रूप से मिले, वो निर्धन वर्ग को मिलता है। तो ऐसी स्थिति में यदि लाभ के आधार पर टैक्स लगाया जाएगा तो सरकार का जो उद्देश्य है उन लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना या आय और धन के वितरण की असमानता को कम करना, वो उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि जिस व्यक्ति को लाभ मिलेगा उसे कर का भुगतान करना पड़ेगा, तो वो उद्देश्य जो है वो सरकार का खत्म हो जाएगा। यह सिद्धांत जो है राज्य के कार्य क्षेत्र को सीमित कर देता है। कार्य क्षेत्र को सीमित कैसे कर देता है कि अभी तो सरकार क्या होती है, सार्वजनिक योजनाएं बनाती है और लोगों को उसका फायदा पहुंचाती है, परंतु इस सिद्धांत के अनुसार सरकार को पहले तो ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कोई सार्वजनिक योजना, शिक्षा से संबंधित कोई सार्वजनिक योजना सरकार ने शुरू किया है तो उस योजना का कितनी तो उसकी लागत आएगी, और उस लागत को वो कैसे मतलब उसका लाभ कौन कौन से व्यक्ति उठाएंगे, और वो लाभ जो है उसका पूरा उसकी लाभ के आधार पर यदि कर लगाती है तो क्या वो सरकार पूरा का पूरा उसकी लागत को वसूल कर पाएगी।
तो ऐसी स्थिति में सरकार का कार्यक्षेत्र सीमित हो जाता है कि हर योजना के बारे में इस तरह का अनुमान लगाना, और यदि कोई योजना ऐसी है कि इससे उसकी लाभ के आधार पर वितरित किया जाएगा तो उसकी लागत वसूल नहीं हो पाएगी, तो उन योजनाओं को सरकार को छोड़ना पड़ेगा। तो इसलिए अर्थशास्त्री कहते हैं कि ये सिद्धांत जो है, इस सिद्धांत के अनुसार यदि कर लगाए जाते हैं तो सरकार को बहुत सोच समझकर, काफी गणना करके फिर योजनाओं को शुरू करना पड़ेगा कि इस योजना से समाज को लाभ हो रहा है, इस लाभ के आधार पर हम टैक्स लगा सकते हैं, उस टैक्स से सरकार को इनकम हो जाएगी। और अंत में है कि सिद्धांत का उपयोग जो है सामाजिक सेवा में नहीं किया जा सकता। जो सार्वजनिक सेवाएं हैं, जिनका सरकार निःशुल्क सेवाएं देती है सरकार लोगों को, गरीब लोगों को, उन पर इसको लागू नहीं किया जा सकता इस सिद्धांत को, क्योंकि ये सिद्धांत कहता है कि लाभ के आधार पर सरकार को टैक्स लेना चाहिए, लेकिन उन सेवाओं का उद्देश्य ही निःशुल्क सुविधा देना है, तो उस स्थिति में इसको लागू नहीं कर सकते। अब हम लेते हैं आय का सिद्धांत। ये सिद्धांत इटली के अर्थशास्त्री डी मार्को ने मनोवैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर बनाया है। इस संबंध को उन्होंने विनिमय संबंध कहा है। इसके अंतर्गत राज्य नागरिकों के लिए सेवाएं उपलब्ध करता है या सेवाओं की पूर्ति करता है, तथा नागरिक अपनी सामर्थ्य के अनुसार वस्तुओं और सेवाओं को खरीदते हैं। ये सिद्धांत क्या कहता है? ये सिद्धांत कहता है कि जिस व्यक्ति की जितनी अधिक आय है उसको उतना ही अधिक कर देना चाहिए। क्यों कर देना चाहिए? क्योंकि आय जितनी ज्यादा होगी, वो वस्तुओं और सेवाओं, जो भी सरकार ने सार्वजनिक वस्तुएं सेवाएं जो पैदा की हैं, उनका उपभोग उतना ही ज्यादा करेगा। तब जिस व्यक्ति की इनकम ज्यादा है वो उतनी ही ज्यादा वस्तुओं और सेवाओं को खरीदेगा, इसलिए उस पर टैक्स और उनका उपयोग करेगा, इसलिए उसको ज्यादा टैक्स देना चाहिए। और चूंकि निर्धन व्यक्ति की आय कम है, इसलिए कम वस्तुओं और सेवाओं को खरीदेगा, उनका उपभोग कम करेगा, तो उस व्यक्ति पर कम कर लगना चाहिए। इसलिए धनी व्यक्ति तो अधिक कर देगा और निर्धन व्यक्ति कम कर देगा। इस प्रकार इन्होंने क्या किया कि कर का निर्धारण जो है आय के अनुपात में होना चाहिए। तो ये सिद्धांत क्या कहता है? इसको उन्होंने विनिमय संबंध भी किया, एक्सचेंज का रिलेशन है, कि यदि व्यक्ति जो है वो सार्वजनिक सेवाओं और सुविधाओं का जितना उपभोग करेगा, जितनी मात्रा का उपभोग करेगा, उसे उतनी ही मात्रा में आय का हिस्सा देना पड़ेगा, और जो व्यक्ति वस्तुओं सेवाओं का कम उपभोग करेगा उसे कम आय मतलब कम कर देना पड़ेगा। तो आय का सिद्धांत क्या है? यदि साधारण भाषा में कहें तो ये जो है वो आय पर निर्भर करता है कि जिसकी आय जितनी ज्यादा होगी वो उतना ही ज्यादा कर देगा, और जिसकी आय कम होगी उसको उतना ही कम कर देना पड़ेगा। पर आलोचक कहते हैं कि इस सिद्धांत में भी अनेक दोष हैं। कौन से दोष हैं? कि ये सिद्धांत जो है, क्योंकि ये भी लाभ के आधार पर निर्भर करता है, कि यदि लाभ मिलेगा, जिस व्यक्ति को जितना ज्यादा सार्वजनिक सेवा से लाभ मिलेगा उसको उतने ही कर का भुगतान करना है। तो लाभ के सिद्धांत में काफी सारे दोष थे, क्योंकि सरकार कहती है कि कर जो है एक अनिवार्य अंशदान है, उसके बदले लाभ की हम आशा नहीं कर सकते। समाज कल्याण के कार्यों पर सरकार खर्च करती है तो वो गरीब लोगों के लिए करती है, उनसे कर वसूल नहीं कर सकते। इससे आय और धन के वितरण की असमानता को हम वाला उद्देश्य पूरा नहीं कर सकते। इसलिए लाभ के सिद्धांत में जो दोष थे वो सारे सिद्धांत इस सिद्धांत में मौजूद हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि ये सिद्धांत भी लाभ के सिद्धांत की तरह ही है कि जितनी ज्यादा सेवाओं, सार्वजनिक सेवाओं, सुविधाओं का उपभोग जो ज्यादा करेगा, मतलब जिसको ज्यादा लाभ मिलेगा, लाभ कब मिलेगा? उसकी आय अधिक है, तो जिसकी आय अधिक है उस पर ज्यादा कर लगे, और जिसकी आय कम है उस पर कम कर लगना चाहिए। इस सिद्धांत के अनुसार कर का निर्धारण आय के अनुपात में होना चाहिए। ये बात न्याय संगत है, परंतु व्यवहार में आय के अनुपात को ज्ञात करना संभव नहीं है। किस अनुपात में आय का अनुपात क्या है, इसको ज्ञात करना संभव नहीं है। और ये सिद्धांत अनुपातिक कर प्रणाली पर आधारित है कि जिसकी आय जितनी है उस आय के अनुपात में टैक्स लगना चाहिए। तो अनुपातिक करों के जितने भी दोष होंगे वो इस सिद्धांत में अपने आप आ जाएंगे। अब हम लेते हैं कर देय योग्यता का सिद्धांत, एबिलिटी टू पे थ्योरी। कर देय योग्यता का सिद्धांत क्या कहता है? इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपनी भुगतान करने की सामर्थ्य के अनुपात में राज्यों को अपना अंशदान देना चाहिए। कर देय योग्यता मतलब जितनी कर देने की सामर्थ्य है व्यक्ति को, उसी के अनुपात में राज्य को कर का भुगतान करना चाहिए। इसका ये भी क्या कहता है कि धनी व्यक्ति की सामर्थ्य अधिक है, इसलिए या योग्यता अधिक है तो उसे अधिक मात्रा में कर देना चाहिए, और निर्धन व्यक्ति की कर देने की सामर्थ्य कम है, इसलिए उसे कम कर देना चाहिए या कम मात्रा में अंशदान देना चाहिए।
प्रोफेसर एडम स्मिथ के शब्दों में प्रत्येक राज्य की जनता को राज्य की सहायता हेतु अपनी योग्यता के अनुसार उसी के अनुपात में अंशदान करना चाहिए, अर्थात कर उसके अनुपात में देना चाहिए जिससे वे राज्य के संरक्षण में प्राप्त करते हैं। मतलब उसी अनुपात में, जिस अनुपात में राज्य के संरक्षण में वो जिस अनुपात में आय को प्राप्त करते हैं उसी आय के अनुपात में उनको टैक्स देना चाहिए। अब कर दे, अर्थशास्त्री कहते हैं कर देने की योग्यता को कैसे ज्ञात करें हम। इसके बारे में अर्थशास्त्री ने दो तरह के विचार प्रस्तुत किए हैं कि कर दे योग्यता को कैसे ज्ञात किया जाए। तो एक तो व्यक्तिगत या भावनात्मक दृष्टिकोण है जिसको सब्जेक्टिव अप्रोच कहते हैं, और एक वस्तुगत दृष्टिकोण या ऑब्जेक्टिव अप्रोच है। तो ये दो तरीके हैं शास्त्र ने कहा जिसकी सहायता से हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि कर देने की योग्यता व्यक्ति की कितनी है। ये सिद्धांत ये कहता है कि कर सरकार को इस प्रकार से लगाई जानी चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति का सीमांत त्याग जो है कर के लगने से समान हो जाए। ऐसी स्थिति में कुल सामूहिक त्याग जो है वो न्यूनतम होगा। अब हम देखते हैं व्यक्तिगत या भावनात्मक दृष्टिकोण का मतलब क्या है। व्यक्तिगत या भावनात्मक दृष्टिकोण क्या कहता है, यह दृष्टिकोण करदाताओं की मनोवैज्ञानिक अथवा मानसिक जो स्थिति है उस पर निर्भर करता है। यह दृष्टिकोण क्या कहता है कि करदाताओं को जब करदाता जो है कर का भुगतान करता है, जैसे मैंने बताया कि करदाता जब कर का भुगतान करता है तो आय का कुछ भाग उसको सरकार को देना पड़ता है, जिससे उसकी आय में कमी होती है, उपभोग में कमी होती है। तो ऐसी स्थिति में उसको मानसिक असंतोष, कष्ट या त्याग करना पड़ता है, यानी एक प्रकार की असुविधा हो सकती है। अर्थात इससे ये कहते हैं कि इसलिए हमको कर देने की सामर्थ्य को मापने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि निश्चित मात्रा में कर लगाने से उस व्यक्ति को कितना त्याग या कष्ट सहन करना पड़ता है। तो व्यक्तिगत या भावनात्मक दृष्टिकोण क्या है, व्यक्ति की मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है, और चूंकि कर लगाने से व्यक्ति को क्या है, त्याग होता है या संतोष होता है या कष्ट होता है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्तिगत दृष्टिकोण के समर्थक क्या कहते हैं कि सरकार को उस त्याग के आधार पर कर लगाना चाहिए कि जिस व्यक्ति को कर लगाने से जितना त्याग करना पड़ रहा है, जितना कष्ट उठाना पड़ रहा है, उस अनुपात के आधार पर यदि सरकार कर लगाएगी तो ऐसी स्थिति में कर का जो वितरण है वो न्यायपूर्ण होगा। दूसरा है वस्तुगत दृष्टिकोण। ये दृष्टिकोण क्या कहता है, इस दृष्टिकोण में भुगतान सामर्थ्य को मापने के लिए उत्पादन शक्ति सिद्धांत का प्रयोग किया गया है। मतलब इसमें क्या किया गया है, उसमें क्या वस्तुगत व्यक्तिगत दृष्टिकोण में व्यक्ति के मानसिक या उसकी असंतोष, त्याग, मतलब ये चीज जो है ये मानसिक है कि व्यक्ति को कितना त्याग किस चीज से करना पड़ रहा है, ये अपन कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये तो उसकी मानसिक स्थिति है। वस्तुगत दृष्टिकोण क्या कहता है कि भुगतान सामर्थ्य को मापने के लिए हमें कुछ उत्पादन शक्ति उसकी देखनी पड़ेगी, उसका उपभोग का स्तर कैसा है, उसके पास कितनी संपत्ति है, आय का आधार निर्धारित करना पड़ेगा कि उसको आय कहाँ से प्राप्त हो रही है। तो ये कहते हैं कि तीन चीजें हम ले सकते हैं कि उपभोग का स्तर, मतलब यदि व्यक्ति जितना ज्यादा उपभोग करेगा, उपभोग का स्तर ऊंचा है, कब करेगा उपभोग ज्यादा, जब उसकी आय ज्यादा होगी। तो यदि उपभोग का स्तर ऊंचा है इसका मतलब उसकी आय अधिक है तो उस पर ज्यादा कर लगाना चाहिए, और जिसका उपभोग का स्तर नीचे है उस पर कम कर लगाना चाहिए। करदाता की संपत्ति, जिस करदाता के पास जितनी ज्यादा संपत्ति है तो अर्थशास्त्री कहते हैं कि उस पर उतना ही ज्यादा कर लगाना चाहिए, जिसके पास संपत्ति कम है उस पर कम कर लगाना चाहिए। आय का आधार, आय का आधार क्या कहते हैं कि आय जो है व्यक्ति दो तरीके से प्राप्त करता है, एक तो अपनी मेहनत और अपने व्यक्तिगत प्रयासों से वो आय को अर्जित करता है, दूसरा है कि उसे उत्तराधिकार में बहुत सारी संपत्ति मिल गई और उसको कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ी, उस संपत्ति से ही उसको इनकम हो गई। तो अर्थशास्त्री कहते हैं कि यदि उसने अपनी मेहनत से आय को अर्जित किया है तो उस पर कम टैक्स लगना चाहिए, और यदि उसे उत्तराधिकार में संपत्ति मिली है तो उस पर ज्यादा टैक्स लगा सकते हैं। और इस सिद्धांत की भी जो है कई आधारों पर जो है अर्थशास्त्री आलोचना करते हैं। पहली तो ये कहते हैं कि ये सिद्धांत क्या कहता है, पहला व्यक्तिगत दृष्टिकोण कहता है कि व्यक्ति को कितना त्याग करना पड़ा इस आधार पर टैक्स लगना चाहिए, और कितना उसे सार्वजनिक सेवाओं से लाभ या उपभोग का स्तर कितना ज्यादा है, करदाता की संपत्ति। ये कहते हैं कि त्याग और लाभ ये दोनों चीजें ऐसी हैं, मानसिक हैं, मतलब मनोवैज्ञानिक हैं या भावनात्मक हैं, इनको मापा नहीं जा सकता, ना त्याग को माप सकते हैं ना लाभ को माप सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में करों का निर्धारण कैसे किया जाए। इसके अलावा ये कहते हैं करारोपण के परिणामों की जानकारी न होना। जैसे कि अभी हम यह क्या कह रहे हैं कि जो भी टैक्स लगेगा
उस हर टैक्स से व्यक्ति को त्याग करना पड़ेगा। प्रत्येक कर जो है मतलब एक बुराई है और इसे व्यक्ति को त्याग करना पड़ेगा। परंतु अर्थशास्त्री कहते हैं कि बहुत सारे टैक्स ऐसे होते हैं जिनसे व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं होता। जैसे बहुत सारे नशीले पदार्थों पर, जुआ, शराब, इन पर जब सरकार टैक्स लगाती है तो उसके परिणाम अच्छे होंगे, क्योंकि यदि उस पर टैक्स लगा है तो वो चीजें महंगी होंगी, और महंगी होंगी तो लोग उनका उपभोग कम करेंगे, उपभोग कम करेंगे तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, उनके स्वास्थ्य में सुधार होगा। एक तरफ तो उनका पैसा बचेगा, दूसरी तरफ स्वास्थ्य में सुधार होगा तो उनकी कार्यकुशलता बढ़ेगी, कार्यकुशलता बढ़ेगी तो आय बढ़ेगी। दूसरी तरफ क्या होगा, समाज जो है ये जो अपराध वगैरह है ये नहीं होंगे। तो ऐसी स्थिति में कहते हैं कि करारोपण के हर हर टैक्स का जो परिणाम होता है वो बुरा नहीं होता है। कुछ टैक्स जो है वो हमें कुछ अच्छा लाभ भी, उसका अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो करारोपण के परिणामों की जानकारी नहीं होने के कारण हम क्या कहते हैं कि हर टैक्स से व्यक्ति को त्याग करना पड़ेगा। अगला कहते हैं कि इससे बचत पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। बचत पर बुरा प्रभाव क्यों पड़ेगा, क्योंकि जितने भी सिद्धांत हैं वो ये कहते हैं कि जिस व्यक्ति की जितनी ज्यादा आय हो उस पर उतना ही ज्यादा टैक्स लगना चाहिए। अब आय ज्यादा किसकी है, धनी व्यक्ति की। दूसरी तरफ हम कहते हैं कि जब जितनी ज्यादा आय पर सरकार टैक्स लगाएगी तो उस व्यक्ति को उतना ही ज्यादा नुकसान होगा। तो धनी व्यक्ति के दिमाग में ये आ सकता है कि यदि मैं ज्यादा आय कमाऊंगा तो सरकार मुझ पर ज्यादा टैक्स लगाएगी, तो उसके काम करने और बचत करने की इच्छा जो है कम हो सकती है। कि हम मानते भी हैं कि विकासशील या अल्पविकसित देश जो है उनमें बचत का जो महत्वपूर्ण स्रोत है वो धनी व्यक्ति है। यदि उन पर सरकार ने टैक्स लगाया प्रगतिशील दर से तो ऐसी स्थिति में उनकी काम करने और बचत करने की जो इच्छा है वो कम हो जाएगी। कम हो जाएगी तो अर्थव्यवस्था में बचत कम होगी, बचत कम होगी तो निवेश कम होगा, निवेश कम होगा तो अर्थव्यवस्था का विकास जो है वो नीचे की तरफ जा सकता है। इसके साथ ही ये कहते हैं कुल त्याग की जो धारणा है वो गलत है। मतलब जब हम एक व्यक्ति के त्याग को नहीं माप सकते तो पूरे समाज के त्याग को हम कैसे माप पाएंगे, ये अवधारणा भी गलत है। तो इस तरह से हमने ये लिए कि यदि ये इस तरह से सरकार या वित्तीय सिद्धांत के आधार पर या सेवा लागत के सिद्धांत के आधार पर या लाभ के सिद्धांत पर या आय सिद्धांत पर या कर देय योग्यता के सिद्धांत पर यदि सरकार टैक्स लगाती है, करारोपण करती है, तो करों में न्याय पूर्ण तो होंगे, लेकिन इन सिद्धांतों की सबकी अपनी अपनी अलग अलग कमियां हैं। इस तरह से ये हुआ करारोपण में न्याय की समस्या। अब हम दो सिद्धांतों को जो तुम्हारे सिलेबस में उनको विस्तार से लेंगे। पहला लाभ का सिद्धांत है और दूसरा है कर देय योग्यता का सिद्धांत। थैंक यू।